नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य निम्मी अरोड़ा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, मैं आज बहुत दिनों के बाद आपके लिए वीडियो लेके आ रही हूँ। उसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ आपसे। थोड़ा डिले हो गया कुछ विशेष कारणों की वजह से और बीच में त्योहारों की वजह से। जी, तो आज फिर से हम पराशरी नियम लेके आ रहे हैं आपके लिए। और साथ ही आज पराश्री नियमों के साथ मैं महादशा और अंतरदशा इन्हें कैसे देखते हैं या इनका विश्लेषण कैसे करते हैं, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने पराश्री नियमों से कि कैसे देखे जाते हैं पराश्री नियम। सबसे पहले हम ग्रहों और भावों के बारे में बात करेंगे। पराश्री नियमों में किन ग्रहों और भावों के संबंध से राजयोग मिलते हैं और उनका क्या अर्थ है। हमारी योगिनी क्लास 12 दिसंबर से शुरू होने जा रही है। जो भी स्टूडेंट इसके लिए पढ़ना चाहते हैं, योगिनी दशा को समझना चाहते हैं, साथ ही महादशा अंतरदशा को भी समझना चाहते हैं, वो मेरी क्लास में आ सकते हैं। ऑनलाइन क्लास होगी यह, जिसे मैं खुद आपको सिखाऊंगी। 5 दिसंबर से जेमिनी की चर दशा जो होने जा रही है, श्री वीपी गोयल जी के साथ है। ये 4 क्लासें होंगी और श्री वीपी गोयल जी हमें ये क्लासें देंगे, वही लेंगे और जेमिनी की चर दशा आपको सिखाई जाएगी। साथ ही जेमिनी में अर्गला का क्या महत्व है और फलित में उसका क्या उपयोग होता है, वो भी आपको बताया जाएगा। आप में से जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो क्लासेस के लिए, वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। चर दशा के लिए केवल 4 दिन शेष है, तो आप बहुत जल्दी इसके लिए करें ताकि रजिस्ट्रेशन क्लोज ना हो जाए। तो हमारे पराश्री नियम वृश्चिक लगन आज हम ले रहे हैं। वृश्चिक लगन के लिए गुरु तीसरे भाव में हो, ऐसा व्यक्ति उदार स्वभाव का होता है। अब देखिए, तीसरे भाव में वृश्चिक लगन के लिए बृहस्पति नीच का होगा, तो ऐसा व्यक्ति उदार कैसे होगा, ये पराश्री या फल दीपिका में जो इसकी व्याख्या की गई है वो कैसे की गई है। तीसरे भाव का बृहस्पति सीधे 7वें भाव पर धर्म की दृष्टि डालता है, क्योंकि धर्म का कारक है, गुरु है। धर्म भाव पर उसकी 7वीं दृष्टि होती है। बृहस्पति यहां नीच का होता हुआ द्वितीय भाव का स्वामी है और 5वें भाव का स्वामी है। द्वितीय भाव के लिए दूसरे से दूसरा होने पर भावत भावम में धन का स्वामी अपने से दूसरे में यानी धन में गया, तो यह धन से लाभ देता है। पंचम से देखें तो पंचम से तीसरा भाव 11वां भाव होने से भी बृहस्पति धन और लाभ से संबंध बनाता है। 5वें से 11वां यानी धन और पंचम का होते हुए यह धन से संबंध बनाते हुए धर्म की ओर 7वीं दृष्टि देखता है। द्वितीय से द्वितीय, पंचम से लाभ का संबंध और नीच का ग्रह होने से बृहस्पति के अहम का त्याग होता है, जिससे उसके मन में उदारता आती है, जिसके कारण व्यवहार में व्यय करने में दानशीलता और उदारता देखने को मिलती है। अब एक दूसरा योग है, गुरु और बुध पंचम भाव में हो, चंद्रमा एकादश भाव में हो, तो वृश्चिक लग्न में जन्म लेने वाला ऐसा व्यक्ति धनवान और भाग्यशाली होता है।
बृहस्पति धनेश और पंचमेश और बुध लाभेश हो जाता है, और चंद्रमा भाग्येश। इनका संबंध होने से व्यक्ति भाग्यशाली, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति करता है। वैसे भी जब चंद्रमा से बृहस्पति केंद्र में हो तो गजकेसरी योग भी बनाता है। फिर वो चंद्रमा यदि बुध की राशि में होता है तो बुध को अत्यंत लाभकारी बना देता है। भाग्येश लाभ में जाकर बृहस्पति से संबंध बनाता है, जो बृहस्पति स्वयं भी धनेश है, पंचमेश है। इस कारण से वृश्चिक लगन के लिए बृहस्पति और बुध की युति पंचम में और चंद्रमा एकादश में अत्यंत लाभकारी योग बनाता है, राजयोग देता है। अन्य युति सूर्य, बुध और शुक्र यदि सप्तम भाव में हो तो बुध की दशा व्यक्ति को यश और राजयोग देती है। हम यहाँ देखेंगे बुध जो अष्टमेश होके भी यहाँ बैठता है तो वो लाभेश भी है। लाभेश उसकी मूल त्रिकोण की राशि है, स्वयं की राशि है, उच्च की राशि है, और शुक्र उसका मित्र, मित्र का घर और उच्चता का स्वामी, जो कर्म का स्वामी, राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला सूर्य दशमेश कर्म का स्वामी होकर यहाँ सप्तमेश के साथ, लाभेश के साथ, तो शुक्र दशम से दशम भाव में, क्योंकि ये भावत भावम से दशम भाव, शुक्र यहाँ स्वराशि, दशम से दशम में दशमेश और लाभेश बुध, इन सब की युति, इन सब की संगत का फल लाभेश से होने से बुध की दशा में अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। ये अष्टमेश भी है तो अचानक राजयोग के फल देता है। ये हमारे क्लासिक में जो योग लिखे हैं उनके छोटी सी व्याख्या। अब हम देखें महादशा अंतरदशा के फल। तो महादशा अंतरदशा देखने के लिए कुछ साधारण से नियम हैं जो मैंने बनाए हैं अपने एक्सपीरियंस और अनेक चार्ट्स को देखने पर, और जो फल दीपिका और अन्य शास्त्रीय नियमों के आधार पर हैं। यदि षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादशेश में से किसी की महादशा और अन्य की अंतरदशा चल रही हो तब वह अशुभ फल देने वाली होती है। यानी 6, 8, 12 की दशा अशुभ फल देती है। इसी प्रकार यदि 6, 8, 12 के स्वामी किसी अन्य भाव के स्वामी के साथ स्थित हो तो इनकी अंतरदशा भी अशुभ फल ही प्रदान करेगी। जैसे ये शुक्र अष्टमेश होके उच्च का चाहे बैठा है स्वराशि के गुरु के साथ लगन में, केंद्र और त्रिकोण के भाव में, फिर भी यह दशा अशुभ फल प्रदान कर सकती है। यदि कोई ग्रह किसी भी राशि में 30वें अंश पर हो तो उसकी महादशा भी कष्टप्रद होगी। जैसा कि इस कुंडली में चंद्रमा 29 डिग्री 55 मिनट पर, मंगल 29 डिग्री 22 मिनट पर और सूर्य भी अंतिम डिग्रियों पर ही है 28 डिग्री 1 मिनट पर। तो यहाँ 3 ग्रह ऐसे हैं जो 30 डिग्री के अंशों पर आ जाते हैं। हालांकि सूर्य पूरी तरीके से नहीं है, लेकिन फिर भी मंगल और चंद्रमा पूर्णतया 29 डिग्री 55 मिनट पे है, जो बहुत ही 30 डिग्री के करीब है। अब महादशा देखने के जो साधारण नियम जो मेरे द्वारा, मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर मैंने देखे हैं और जो शास्त्रीय आधार पर भी मैंने देखा है, बिल्कुल सटीक बैठते हैं। हम ग्रहों की शुभता और अशुभता के दोनों के आधार पर हम देखेंगे जिस भी ग्रह की महादशा चल रही हो, क्या वह ग्रह उच्च का है या नीच का है।
अस्त है या वक्री है, शत्रु की राशि में है या मित्रता की, अपने मित्र की राशि में है। ये मित्रता और शत्रुता नैसर्गिक और तात्कालिक दोनों मित्रता के आधार पर परखा जाएगा। नवांश में महादशा के स्वामी की स्थिति देखें और उसका अंतर्दशा से संबंध देखें। मित्रता, शत्रुता, उच्च का, नीच का, अस्त का, वक्री का। और नवांश में उसकी भावों की स्थिति देखें, क्या वो त्रिक में है, त्रिषडाया में है, किन भावों में है, शुभ भाव, अशुभ भाव, केंद्र, त्रिकोण, शुभ नवांश, अशुभ नवांश। शुभ नवांश जो हमारे शुभ ग्रहों की राशियां हैं उन्हें शुभ नवांश, और जो शनि, मंगल, सूर्य इत्यादि की राशियां हैं इन्हें अशुभ नवांश माना जाता है। नवांश में और D1 में भी उनके योग देखें, दुर्योग है या राजयोग है। 64वें नवांश के स्वामी या 22वें दृष्टिकोण का स्वामी है। दृष्टि डिग्री अनुसार ग्रह युद्ध में तो नहीं है ग्रह। ये सब स्थितियां, इनके साथ ही ग्रह यदि विपत, प्रत्यारी या वध तारा का स्वामी हो तो भी, यानी ये जो मैं आपको कह रही हूं इसके आधार पर हम देखते हैं ग्रह की अंतर्दशा के साथ संबंध कितना शुभ कितना अशुभ है, महादशा कितनी पीड़ित है और कितनी शुभता में है, जिसके आधार पर हम उसके अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा के संबंधों के आधार पर दशा कैसी जाएगी उसका आकलन करते हैं। मैं एक उदाहरण यहां साथ में रख रही हूं। इस कुंडली में बृहस्पति केंद्र के स्वामी, लगन के स्वामी, स्वराशि के और साथ में उच्च का शुक्र है। हम देख रहे हैं शुक्र यहाँ उच्च का है। बृहस्पति महादशानाथ में इनकी जब आया तो इन्हें कौन सी दशा से कष्ट मिल सकता है। सर्वप्रथम जब महादशा स्टार्ट होती है तो उनके राशियों को देखें, मूल त्रिकोण राशि कौन सी है। बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु है, अर्थात वो पहले धनु के फल देगा फिर मीन के देगा। धनु के साथ संबंध किन ग्रहों का है और मीन के साथ किन ग्रहों का है इसकी भी जांच होनी चाहिए। जो आकलन का आधार मैंने बताया है उस आधार पर अगर आप देखेंगे तो आप सटीक महादशा की व्याख्या कर सकते हैं। जैसे जब बृहस्पति में शुक्र की दशा आई 2011 में, 2003 से जुपिटर की दशा स्टार्ट हुई और 2011 तक आते आते तक काफी समय बीत चुका, यानी मूल त्रिकोण की राशि ऑलमोस्ट अपना फल दे चुकी थी। अब मीन राशि की बारी थी। मीन राशि में शुक्र जो अष्टमेश है और तृतीयेश है, दो त्रिक और त्रिषडाया का स्वामी होकर, त्रिक और त्रिषडाया का अष्टम का स्वामी होकर वह लगन में बैठा है, तो शुक्र की अंतर्दशा कुछ प्रॉब्लम दे सकती है। अब हम इसे आगे देखेंगे। बृहस्पति को नवांश में देखें, बृहस्पति नीच का है, शनि के नवांश में है। एक और पीड़ा, शुक्र जो अंतर्दशानाथ है वह भी नीच का, राहु केतु एक्सिस में मंगल और सूर्य से पीड़ित। ये सिचुएशन भी यहाँ पे उसकी अंतर्दशा को खराब दिखाती है। अब देखिए 64वें नवांश का स्वामी, तो चंद्रमा से 64वें नवांश का स्वामी बृहस्पति स्वयं है, यानी बृहस्पति महादशानाथ 64वें नवांश का स्वामी है। अब दृष्टिकोण देखें
तो बृहस्पति 23 डिग्री 10 मिनट का है और ये तीसरे दृष्टिकोण में आता है। तीसरा दृष्टिकोण अर्थात वृश्चिक राशि, दृष्टिकोण की वृश्चिक राशि, और वहां से नेटल में बुध, वहां से अष्टम राशि बुध की मिथुन राशि जो कि 22वें दृष्टिकोण का स्वामी है, और चंद्रमा से देखें, चंद्रमा तीसरे नवांश में, यहां से नवम भाव, हम तीसरा नवांश नवम राशि में जाएगा, तो यहां से सूर्य की सिंह राशि में चंद्रमा गया दृष्टिकोण में। अब चंद्रमा सिंह में है तो यहां से अष्टमेश बृहस्पति फिर से मीन राशि, यानी नवांश में 64वें नवांश का स्वामी मीन राशि बृहस्पति, 22वें दृष्टिकोण का स्वामी मीन राशि बृहस्पति। तो जो बृहस्पति है वह 64वें नवांश 22वें दृष्टिकोण का स्वामी होने से पीड़ादायक फल देने वाला हो गया। जब बृहस्पति में शुक्र की दशा आई, उस समय से लगातार इनको, जब तक इनकी बृहस्पति की दशा रही, इन्हें कंटिन्यू अपनी जॉब से छुटकारा मिला, या छुटकारा नहीं, ये वर्ड गलत यूज करना चाहिए, इन्हें उस दशा में नौकरी छोड़नी पड़ी और दूसरा काम मिलने में भी इन्हें बहुत परेशानी का सामना करना। तो जो ग्रह 22वें दृष्टिकोण 64वें नवांश में भी था, नवांश में नीच का भी, अंतरदशा भी नीच की और प्रत्यंतर भी, अगर हम प्रत्यंतर पे भी जाएं, ये मैं अपनी आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर मुझसे आपको महादशा अंतरदशा सीखनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप करें ताकि मैं क्लास इसके लिए दे सकूं, प्रॉपरली आपको सिखा सकूं। यहाँ मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से ही ये सिखा रही हूँ। तो आशा करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। अब एक छोटा सा रिक्वेस्ट की जेमिनी दशा के लिए आपके पास केवल 4 दिन शेष है। अगर आप चाहते हैं जेमिनी दशा वीपी गोयल सर जी से सीखना तो आज ही अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए मुझे व्हाट्सएप कर दे, जो 9810413384 है। अब कुछ उपाय मैं आज आपको बता रही हूँ जुपिटर से रिलेटेड। मैं सभी उपाय फटाफट पढ़ देती हूँ, लेकिन अगर आपको रेमेडी भी सीखनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप करें। मैं सभी ग्रहों की महादशा अंतरदशा की रेमेडी आपकी कुंडली के आधार पर सिखाती हूँ या कुंडली के आधार पर ही बनाती हूँ, पर ये जो एक पराशरी या अन्य पुस्तकों से लिए हुए ज्ञान के आधार पर मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता रही हूँ, और कुछ मेरा अपना विशेष जो मुझे लगता है कि होना चाहिए उसके आधार पर। यदि गुरु में गुरु की अंतरदशा हो, सोने की या पीतल की विष्णु प्रतिमा या शिवलिंग की पूजा करें और ओम नमः नारायणा ओम नमः शिवाय का प्रतिदिन जाप करें। बृहस्पतिवार के कम से कम 16 व्रत रखें या 16 पूर्णिमा सत्यनारायण की कथा सुने और पीले वस्त्रों या पीली वस्तु का दान करें। तीर्थ यात्रा, गुरु घर की सेवा, धार्मिक कार्य, गुरुजनों का सम्मान, ब्राह्मण विद्वानों का सम्मान, मंदिर या शिक्षा संस्थानों की सहायता आदि से गुरु प्रसन्न होते हैं। गुरु में शनि की दशा हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का जाप, काली गाय और काली भैंस का दान करें। गुरु में बुध की अंतरदशा हो, विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु भक्ति और विष्णु मंत्र का ही जाप इसमें आपको अति लाभ दे सकता है। गुरु में केतु की महादशा हो, महामृत्युंजय जाप और साथ ही चंडी जाप अंतरदशा के प्रारंभ से ही आरंभ करना चाहिए। साथ ही गणेश, शिव और बगलामुखी मां दुर्गा की पूजा से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। गुरु में शुक्र की अंतरदशा हो और यदि शारीरिक कष्ट और धन हानि हो रही हो तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः चंडिकाय,
और ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायणा का प्रतिदिन मंत्र जाप करें। गुरु में सूर्य की अंतर्दशा हो, आदित्य हृदय स्त्रोत के पाठ, सूर्य उपासना और रविवार के व्रत के साथ ही गरीबों को दान भी दे। गुरु में चंद्र की अंतर्दशा हो तो दुर्गा सप्तशती के पाठ, शिव भक्ति, बगलामुखी पीतांबरी दुर्गा पूजा और अत्यधिक पीड़ा होने पर महामृत्युंजय जाप भी करें। गुरु में मंगल की दशा हो तो वृष वाहन शिव या वृष वाहिनी मंगला गौरी या दुर्गा जी की भक्ति से विशेष लाभ होता है। साथ ही नरसिंह अवतार विष्णु, रुद्र अवतार हनुमान जी की उपासना और सामर्थ्य अनुसार भूमि दान, वृक्ष दान, कृषि यंत्र दान, बीज दान, लाल वस्त्र दान, गुड़ दान, मसूर दान आदि आपको लाभ दे सकते हैं। गुरु में राहु की अंतर्दशा हो तो यह अंतर्दशा दशा छिद्र होने के कारण अत्यंत कष्ट देती है, और यदि यह अष्टम भाव से संबंधित हो तो और भी कष्ट बढ़ सकते हैं, तो अचानक पतन का कारण बनती है। इसकी शांति के लिए शिव, दुर्गा और हनुमान जी की श्रद्धा पूर्वक भक्ति करें। मां बगलामुखी दुर्गा की भी उपासना करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ स्वयं करें या किसी से करवा दें। थैंक यू सो मच दोस्तों। आज मेरी ये एक कोशिश रही कि मैं आपको कुछ और अच्छे से सिखा सकूं। अब आपके सुझाव और आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और यदि आप मेरे से महादशा, अंतरदशा के लिए या योगिनी दशा के लिए अलग से कोई क्लास चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करें। आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ध्यान रखें और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।